जानेंगे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय का कद घटाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला बेहद दुखद है और हिमाचल प्रदेश खासकर मंडी क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है, धोखा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मंडी क्षेत्र में पूर्व की भाजपा सरकार ने विश्वविद्यालय खोला था। इस विश्वविद्यालय को खोलने से हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिला। मंडी के साथ कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला भी सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में 80 कॉलेजों को सरदार पटेल विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय का कद घटाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सरकार का ये फैसला बेहद दुखद है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश खासकर मंडी क्षेत्र की जनता के साथ ये अन्याय है, धोखा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि मंडी क्षेत्र में पूर्व की बीजेपी गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय खोला था। इस विश्वविद्यालय को खोलने से हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिला। न सिर्फ मंडी के छात्रों को बल्कि कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला भी इसी सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में 80 कॉलेजों को सरदार पटेल विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणबीर सिंह। रणबीर, बेहद अहम ये मामला है और लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरह के जो विश्वविद्यालय के जो मामले हैं उसमें राजनीति भी लगातार कहीं ना कहीं गर्माती दिख रही है। शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था, न कि ये तमाम चीजें सियासत की नजर हो गई हैं। अब बिल्कुल देखिए, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालयों को लेकर जो है राजनीति बहुत ज्यादा होती है। जो सरकारी क्षेत्र की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो शिमला में है और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो मंडी में पिछले सरकार के समय में खोली गई थी। हालांकि इसे भी जो है उस वक्त भी ये कहा गया था कि शुरुआत में कहा गया था कि ये राजनीतिक आधार पर ये फैसला लिया गया है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं कि एक यूनिवर्सिटी जो है वहां पर खोली जा सके। लेकिन खैर चली, यूनिवर्सिटी खोली, उसके बाद वाइस चांसलर बैठे, प्रो वाइस चांसलर बैठे और तमाम सारा जो स्टाफ भरा गया, नॉन टीचिंग स्टाफ भरा गया, तो उसको लेकर सवाल थे। अब जिस तरह से अब राजनीति हो रही है, ये हमने पूर्व सरकार के समय में भी देखा और इस सरकार के समय में विपक्ष की भूमिका यहां तक सीमित रहती है। पिछले समय में भी हमने देखा कि अगर कोई विश्वविद्यालय खोला जाना है तो उसको लेकर शुरुआत से ही विपक्ष को एक ऐसी भूमिका निभानी चाहिए थी कि क्या सही मायनों में विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला जा सकता है, जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो विश्वविद्यालय जो है उस स्तर का होना चाहिए जिससे सभी छात्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपने जो है एक जहां पर कॉलेज हुआ करता था उसी कॉलेज के भवन को विश्वविद्यालय बना दिया। अलग से भवन निर्माण की प्रक्रियाएं जो है वो चल रही हैं, सालों साल वो चली रहती हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, देखिए केवल भवन मात्र से ही कोई विश्वविद्यालय चलता नहीं है। उसके लिए क्वालिफाइड स्टाफ भी होना चाहिए, उसमें उस तरह की सुविधाएं भी छात्रों को मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में एचपी यूनिवर्सिटी जरूर है, ए ग्रेड का विश्वविद्यालय है, लेकिन अगर यहाँ पर भी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो वो ए ग्रेड की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। खैर, इस पर जो है अब राजनीति जिस तरह से लगातार गरमाई हुई है, नेता प्रतिपक्ष का गृह जिला है, उनके गृह जिले में उन्होंने ये विश्वविद्यालय खोला था, तो उन्होंने तो साफ
तौर पर कहा भी था कि मंशा इसको बंद करने की। राज्य सरकार कहती है कि इसको बंद नहीं किया जाएगा, जबकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ समेत अन्य सुविधाएं जब विश्वविद्यालय स्तर की हो जाएंगी तो इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के रूप में शुरू किया जाएगा, पुराने वापस उसी रूप में। लेकिन अभी जो है स्थिति ये है कि वहां पर कॉलेजेस की संख्या जो है कम कर दी गई जो एफिलिएटेड होंगे इस यूनिवर्सिटी से। तो खैर यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 18 सितंबर को, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन जो है ये मुद्दा जरूर मानसून सत्र के दौरान गूंजेगा और इस पर भी खूब जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तल्खी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देखते रहे हैं कि तमाम बातों का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी दिया जाता है और इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, रिएक्शंस रहेगा, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेसी नेताओं ने मंदिरों में जाकर कस्में खाई थी कि सरकार बनने के अगले ही दिन महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने अब तक महिलाओं को कुछ नहीं दिया। तो आपको बताएं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में लॉन्च। पीएम मोदी ने चीन को बड़ा संदेश दिया है, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। पीएम ने साफ तौर पर कहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। दिल्ली में चल रहा है उसके दौरान ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसको भी एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है G20 समिट के दौरान। अगर हम बात करें बीआरआई की, चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो एक चुनौती बना हुआ है और जाहिर तौर पर पूरी दुनिया इसको लेकर अपना कंसर्न जता चुकी है और खासतौर से भारत, क्योंकि भारत ये लगातार कहता आ रहा है कि जो बीआरआई कॉरिडोर जो कि सीपीसी कॉरिडोर जिसका एक हिस्सा है वो पीओके से गुजरता है, उसको लेकर भारत कई बार पहले भी अपना कंसर्न जता चुका है, उसका विरोध कर चुका है और इसीलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि जो ऐसे कंसर्न्स हैं देशों के, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज साफ एक बार फिर संदेश दिया गया है इसके दौरान, जिसमें ये कहा गया है कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान उसको करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि जो सीपीसी कॉरिडोर है वो पीओके से गुजरता है। तो इसमें एक अहम बात यह है जो आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि बीआरआई प्रोजेक्ट एक तरफ जहां चाइना पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है, वहीं अब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका और भारत ने मिलकर इसकी पहल की है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज मिलकर एक नया कॉरिडोर बनाएंगी जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाएगा जी, और ये कनेक्ट करेगा भारत को यूरोप तक। और ये इस कॉरिडोर में न सिर्फ जो वाटरवेज है उनका कॉरिडोर होगा, बल्कि इसमें रेलवेज का भी बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। और रेलवेज में क्योंकि भारत का एक्सपर्टीज है, इसलिए भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, जो कि कनेक्टिविटी यूरोपियन कंट्रीज में भी तक भी जाएगी, यानी ग्रीस तक कनेक्टिविटी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जहां पर भारत और अमेरिका ने एक बड़ा किरदार इसमें निभाया, इसको अमली जमा पहनाने में। लेकिन इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में और साथ ही साथ प्रेसिडेंट बाइडेन वहां मौजूद थे। जो सऊदी अरब के एमबीएस हैं वो भी वहां पे मौजूद थे, फ्रांस के और साथ ही साथ जर्मनी, इन तमाम जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो इस लॉन्च के दौरान मौजूद रहे। तो एक बड़ा
एक मैसेज है चाइना के लिए कि एक तरफ जहां वो BRI प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट के चलते बहुत सी इकोनॉमीज डूब रही हैं, उसके बदले में अब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें भारत का और अमेरिका का बहुत अहम किरदार है। बिल्कुल शैलेंद्र, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए। लगातार कई कामयाबियां भारत को मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले हमने देखा कि इस तरह से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया G20 कंट्रीज में, और उनको अब स्थायी एक जगह मिल गई है, मेंबर वो बन चुके हैं G20 कंट्रीज के। और वहीं साथ ही साथ दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, उसमें भी सभी देशों की सहमति है। यहाँ तक कि खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात का जिक्र भी किया कि चीन का भी इसमें समर्थन मिला है ज्वाइंट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन में, माफ कीजिए ग्रुप जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें चीन का भी साथ मिला। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है। और तीसरी बड़ी उपलब्धि ये कि जो यूरोप को कनेक्ट करेगा भारत के साथ में और वेस्ट एशिया के थ्रू, उसमें एक कनेक्टिविटी को प्रोजेक्ट को लॉन्च कर लिया गया है। ये चाइना को एक बड़ा झटका इससे लगने वाला है। माना जा रहा है कि इस पर चाइना भी इस पे एक स्टेटमेंट आने वाले वक्त में दे सकता है। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, जो कि इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में लॉन्च हुआ और पीएम मोदी ने चीन को बड़ा संदेश दिया, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेसी नेताओं ने मंदिरों में जाकर कस्में खाई थी कि सरकार बनने के अगले दिन ही महिलाओं को 1500 रुपए देने होंगे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने अब तक महिलाओं को कुछ नहीं दिया। नीति कौन कर रहा है ये प्रदेश देख रहा है, क्योंकि इनको आदत पड़ी है। कोरोना के समय में इनका कोई योगदान नहीं रहा। 3 साल लगातार प्रदेश जो था वो कोरोना से जूझता रहा। ये लोग जो था वो राजनीति करते रहे। सत्ता में आए, लोगों को गारंटियां दी गई। 1 साल तक, आज 9 महीने का समय बीत रहा है, लेकिन इन्होंने तो कस्में खाई थी, मंदिरों में जाकर के कस्में खाई थी, स्टेज के ऊपर कस्में खाई थी कि 1500 रुपया देंगे, पहले दिन ही देंगे। आज महिलाएं पूछ रही हैं। नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 50 लाख किसानों से वायदा किया था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध देंगे। लेकिन अब उसका ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि इनको आदत पड़ गई करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है। अब ये आरोप केंद्र पर रहा है। केंद्र का हमारा नेतृत्व यहाँ पर आया, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, विपक्ष के नेता इकट्ठे मिलकर के प्रवास किया और केंद्र से मांग की। केंद्र ने धन दिया, जितना धन चाहिए उससे ज्यादा धन प्रदेश को दिया। यहाँ तक कि 10 कंपनियां वहाँ से NDRF की भेजी और उसी तरह से 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर भेजे। गडकरी जी आए, गडकरी जी ने भी कहा कि जितना धन चाहिए आप एस्टिमेशन बना करके दीजिए, हम सारी सड़कें हम बना करके देंगे, NHAI जो है वो बना करके देगी। लेकिन अब पता नहीं कौन से धन की ये बात कर रहे हैं कि कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। केंद्र का धन्यवाद करना चाहिए कि आपदा के समय में दिल खोल करके निष्पक्षता के साथ जो है वो केंद्र की सरकार ने प्रदेश की मदद की है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान। आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा, पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप सरकार और प्रशासन से नाराज है। जिला सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र पच्छाद की भाजपा विधायक रीना कश्यप ने राजनीतिक पक्षपात करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने कहा कि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा, जिससे वो बेहद दुखी हैं। जो यहाँ पर सराहा में एक हमारा मेला आयोजित होना है और जिसमें प्रथम बैठक हो भी गई है और मैं कहना चाहूंगी इसमें बिल्कुल पक्षपात हो रहा है। इसमें पहले जब हमारी सरकार थी तो हम सभी को, चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो या फिर जिला परिषद हो या फिर अन्य लोग, सभी लोग इसमें शामिल थे। और सबसे जो हद की बात है, एक विधायक जो स्थानीय विधायक है उन्हें भी बैठक में नहीं बुलाया गया। और वैसे तो हमारे जो बीडीसी चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र नेहरू जी, इन्हें भी नहीं बुलाया गया। वाइस चेयरमैन, उन्हें भी नहीं बुलाया गया। हमारे पंचायत के जो प्रधान जी नरेंद्र गोसाई जी, उन्हें नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं हमें इस तरह से लग रहा है कि अपना जो इन्होंने एक तरफ ये काम किया है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिला का बड़ा मान सम्मान है। और पूरे विधानसभा 68 विधानसभा में एकमात्र मैं महिला हूं और मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे वो मंत्री हमारे विधानसभा में आए या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, मुझे बिल्कुल वहां पे नहीं बुलाया जा रहा है। और इससे लोगों में भी काफी रोष है और खासकर जो हमारा ये मेला हो रहा है, इससे जिसमें हमें नहीं बुलाया गया, उसके लिए हम बहुत नाराज भी है और रोष भी प्रकट कर रहे हैं। सोलन के अस्पताल में काफी अव्यवस्थाएं देखने में आ रही हैं। इन पर जल्द दूर करने का स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने भरोसा दिलाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही अस्पताल की तमाम कमियों को दूर कर लिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोलन अस्पताल का नया भवन जल्द बनने जा रहा है। युद्ध स्तर पर इस भवन निर्माण का काम किया जा रहा है ताकि रोगियों को हो रही समस्याओं से जल्द निजात मिल सके। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने में आया। एएसपी की गाड़ी से टक्कर की वजह से घायल हुए स्कूटी सवार यशवंत का हाल जानने एसपी मंडी सौम्या सांबिशिवन पीजीआई चंडीगढ़ पहुंची। परिजनों से खास मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया। कल उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर घायल यशवंत और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही एसपी मंडी ने पीजीआई में एक्सपर्ट डॉक्टर्स से मुलाकात करके यशवंत के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट को लेकर निवेदन भी किया। एसपी मंडी के जाने का नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 दिनों से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती यशवंत को अब वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। नालागढ़ के मेडिकल डिवाइस पार्क में ठेकेदार और कर्मी से 5 लाख की फिरौती मांगने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने इसको 8 घंटे में सुलझा लिया। एसएसपी बद्दी मोहित चावला ने कहा कि पुलिस ने 8 घंटे में मामले को सुलझाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि मौके पर फायरिंग नहीं हुई थी। डिवाइस पार्क तेलीवाल में जहां कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है, 3 युवक आए और उन्होंने जो वहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जगदीश, उनसे काम के लिए किसी बात के लिए बात की, बट उनका बहस हो गई और इसी बहस में जो उनके मुंशी थे गुरमीत, उनको स्कफल हुई और उनको माइनर इंजरी चेहरे पे आई। ये वहाँ से फरार हो गए और तकरीबन 5:45 बजे के आसपास डीएसपी साहब को कॉल आती है, तुरंत पुलिस की टीम को एक्टिवेट करते हैं।
SHO साहब और DSP साहब और एक और टीम वहाँ पे मौके पे पहुँचती है, हालात को देखती है और उस हिसाब से एक रुका यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और FIR दर्ज की जाती है। इनके खिलाफ पहले भी 5 9 पर्चे आपराधिक पर्चे हैं। काम को लेकर, क्योंकि माइनिंग में वहाँ पे काम चल रहा है, मेडिकल डिवाइस में काफ़ी काम होना है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें वो कुछ काम अपने ट्रक्स वगैरह लगाने चाह रहे थे, उसके लिए इनका कुछ विवाद हुआ। हिमाचल प्रदेश के जिलों की चाइल्ड लाइन टीम के सदस्यों ने सोलन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि चाइल्ड लाइन सेवा 1098 पहले केंद्र सरकार NGO के माध्यम से चल रही थी, लेकिन अब ये सेवा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी, जिससे सालों से काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी है। हमारी इनकी पुरानी डिमांड्स हैं, वो हम चाहते हैं कि इनकी सेवाएं जो हैं वो बहाल हों और इनको काम दिया जाए। इसके बारे में कैबिनेट में भी बात करूंगा और प्रयास करेंगे कि इनको नौकरी में रखा जाए। सोलन में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। सबसे अधिक प्रकोप सोलन के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि जिला सोलन में डेंगू के अब तक 146 एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। एक और अहम खबर, चंबा मुख्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र में गंदगी का ढेर देखा जा रहा है। चंबा मुख्यालय के आसपास जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर हैं। हालांकि नगर परिषद के ठेकेदार 50 से 60 रुपए हर घर से लेकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं। सूखा और गीला कचरा अलग अलग किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इस गंदगी का शिकार होना पड़ता है। चंबा में आजकल मणिमहेश यात्रा शुरू हो चुकी है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए चंबा पहुंच रहे हैं। व्यवस्था तो ऐसा है ना जी कि इसको थोड़ा अच्छे ढंग से की जाए तो बेचारे सफाई कर्मचारी तो बहुत काम करते हैं, लेकिन ऐसा है कि इसमें जो ठेकेदार लोग हैं उनका भी थोड़ा चाहिए कि ये काम जरा अच्छी तरह से करें, ढंग से करें, ताकि शहर में गंदगी ना फैले और शहर वालों को, बाहर वाले को भी कोई आए तो उनको दिखे कि शहर साफ और सुंदर है। दूसरा, बीमारियों भी कम होती है। अगर शहर की सफाई गंदगी ना हो तो उसके कारण जो है ये जो मिंजर का जो गंद पड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग भी बेचारे सफाई कर्मचारी तो बहुत जान मारते हैं, लेकिन ये जो पूरे 10-15 दिन की जो गंदगी होती है, जो बाहर के लोग आते हैं गंदगी डालते हैं, ऊपर से ये जो बीमारियाँ होती है बाहर के लोगों से आती है, तो इसके लिए थोड़ा प्रशासन को देखना चाहिए। नहीं, ये तो कूड़ा जो है ये प्रॉपर उठाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। या तो लेबर काम है इनके पास, या तो इनके पास लेबर काम है। जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पूरा जल्दी उठ जाए। क्या करना सर, मेरे तो 40-45 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, डेली गंद देते पे दिन। अस क्या बोल सकते हैं, ये तो बड़े बड़े बंदे ये समझ होना चाहिए जी भाई गंद मपाओ। बाजार बिच आना जाना, सारे का आना जाना है। अज कुछ नहीं बोल सकते सर, मजबूर मनू असी कुछ बोल नहीं सकते। अब बुरा हाल है, इस गंदगी तो बड़ा बुरा हाल है। अज इतने बंद काम करना बैठे होंगे, गाह खाना हो तो सेब नहीं आते, मुँह ढकी चली जाते, सामने गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता। बीमारी तो है जी, बीमारी गंद फंद, मक्खियाँ, मच्छर, बड़ा बुरा हाल है। ये तो बेकरी वाले छोड़ते गंद फंद, तो बड़ा ही बुरा हाल हो जाता। कई बार तो मोटरसाइकिल रिड़की पे, अब तो गाइयाँ गुइयाँ का बचाव हो रहा बना, तो बड़ा बुरा हाल है। हाँ ठीक है, चाहना ही ठीक रहे, जरा साफ सुथरा रहे तो करी। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, जो आप ये सामने कूड़े का ढेर देख रहे हैं, ये माननीय जो SDM दफ्तर है, उपायुक्त कार्यालय, उसके जस्ट बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं रोजाना हम सवेरे यहाँ पे योगा वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो जिस तरह से सवेरे सवेरे कूड़े का जो लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देख सकते हैं, कूड़ा पड़ा होता है, नालियों के आसपास बहुत सारी गंदगी होती है। और विशेषकर हम बता सकते हैं इस टाइम मणिमहेश का समय है, और जो लोग आए होते हैं उनको कहीं शौचालय और शौच के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सही मायने में देखा जाए कि चंबा में इस समय सफाई की व्यवस्था जो है बहुत पूरी हो
चुकी है, बहुत दयनीय हालत में। देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको समय ज़रूर लगता है, पर सही मायने में अगर लोग आज कूड़ा अलग अलग देते भी हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा फेंकने की सही जगह भी है। आज के समय में कूड़ा लिया तो जा रहा है, पर सही मायने में कहाँ डिस्पोज किया जा रहा है, आज भी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो ये कूड़ा है, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हो सकता है कि लोगों की गलतियाँ होंगी, पर इसके बाद ये कूड़ा उठाया जाएगा क्या, ये सही मायने में जहाँ पे कूड़ा जाना चाहिए वहाँ पे डिस्पोज हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रश्न होता है। और हम लोगों से भी आह्वान करेंगे कि वो भी कूड़ा ना फेंके, डस्टबिन में रखे। पर लोग तो जागरूक है ही हैं, पर हम ये चाहेंगे कि प्रशासन और जो एमसी चंबा है, जो ठेकेदार हैं, वो भी इसको बेहतर ढंग से जो हो सके उसका निदान करें। और अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।